क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, यहाँ तक हो गया था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट लैंड। ठीक है, ये वेस्ट लैंड इज द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ठीक है, ये अदर देन जो हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है, गैर कृषि जो कार्य हैं, उसमें हम लोग इस भूमि को लगा देते हैं। ठीक है, और इसी में आपके पास आगे जब हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। जब हम लोग किसी एक भूमि को बहुत लंबे समय तक उसका हम लोग अप्रोप्रिएट मेजर नहीं ले रहे हैं, उसको संरक्षित करने में, उसका प्रबंधन करने में, और फाइनली क्या होता है, ये हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। मीन्स उसकी हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं, हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे भू निम्नीकरण जो है वो हो जाता है। एक और बात यहाँ अपने ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हम उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं, उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। कई बार हम लोग अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, अधिक मात्रा में खाद डाल देते हैं, अधिक कृषि कर देते हैं, तो भी मृदा का जो स्वास्थ्य है वो उससे बिगड़ जाता है। ठीक है, और वो स्वस्थ नहीं रह पाती। जब स्वस्थ नहीं रह पाती है, इट मीन उसमें निम्नीकरण जो है वो शुरू हो जाता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, एक भू निम्नीकरण है और क्या उपाय हम उसके संरक्षण के लिए कर सकते हैं, ये दो चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन। मानवीय जितनी भी क्रियाएं हैं जो उसने विकास के नाम पर की हैं, ठीक है, उसने वनों को काटा है, ओवर ग्रेजिंग, चरागाहें स्थापित की हैं, या उसका हम पूर्ण रूप से प्रबंधन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हमने बड़े स्तर पर लार्ज स्केल पर जो है वो खनन क्रियाएं शुरू की हैं। ओके, और इन सब से क्या हो गया कि भूमि निम्नीकरण हो गया। ठीक है, माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कार्स। ठीक है, बहुत बड़े गड्ढे उन क्षेत्रों में रह जाते हैं और होल उनमें हो जाते हैं, उनमें के बीच में दरारें रह जाती हैं। ठीक है, एंड जितना भी हमारे पास वेस्ट है उसको हम लोग किसी दूसरा साइट पर जाकर के डंप कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक अनदर पीस ऑफ लैंड जो है वो ओवरबर्डन हो जाता है। रिसेंट ईयर्स में, अभी हाल ही के कुछ वर्षों में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स हैज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, एंड दिस इट इज हैपनिंग इन द सो मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। हम लोग क्या कर देते हैं कि जितना भी हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है, माइनिंग वेस्ट है, उसको हम लोग एक जगह ले जा करके, और स्पेशली हमारे पास जो वाटर एरियाज हैं, ठीक है, उसमें जाकर के हम उसको डंप कर देते हैं या फेंक देते हैं। इससे क्या हो गया कि लैंड और वाटर पॉल्यूशन का अमाउंट जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। अब क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं? सो पहला काम तो ये कर सकते हैं जो बहुत फेमस है, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं, ठीक है, चरागाहों का प्रबंधन करें और एक शेल्टर बेल्ट्स का निर्माण करें प्लांटेशन के क्षेत्र में। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थॉर्न बुशेस। क्या करें हम लोग, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है हमारे पास जहां सैंड दून बहुत अधिक मात्रा में है, उनमें वहां हम लोग कंटीली प्लांट्स लगाएं जिससे इनका स्थिरीकरण जो है वो किया जा सके। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जितनी वेस्ट लैंड को हम लोग जिसको खाली छोड़ दिया है या हमने अलॉट करके रखा हुआ है कि ये किसी एक कार्य संस्थान उसके निर्माण के लिए कोई जगह हमने छोड़ दी, वो बहुत अच्छी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक समय में थी, या कुछ हमारे पास दलदल भूमियां हैं जिनको हम लोग अच्छी एग्रीकल्चर लैंड्स में बदल सकते हैं। ठीक है, सो उनका हम लोग प्रबंधन सही तरीके से करें
और ऐसे क्षेत्रों को, जमीनों को, भूमियों को हम लोग वेस्ट लैंड की कैटेगरी से हटा करके उनको हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अधीन जो है वो कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, इनको हम लोग रेगुलाइज करें, ठीक है, लाइसेंसिंग हो, इसमें किसी भी प्रकार का इलीगल माइनिंग जो है वो नहीं होना चाहिए। और सब लास्ट में आपके पास प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जितना भी हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अपशिष्ट है, उसका हम लोग सही निवारण करें और तब जो है उसको कहीं जाकर के हम निस्तारित उसको करें। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण जो है वो बाहर जाकर के नहीं फैलेगा, जहां भी हम उसको स्थापन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सॉइल एज ए रिसोर्स। सबको जानकारी है कि जब भी हम लोग किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए एक बड़ी बेसिक कंडीशन है जो बाद में हम लोग पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी वह है कि हमारे पास किसी प्रकार की कुछ मिट्टी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और एक मिट्टी की एक परत बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, लग जाते हैं। जितना हम लोग वेस्ट करते हैं या हम उसको सही प्रबंधन जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से हम लोग मृदा संसाधन के साथ इनजस्टिस कर देते हैं, ठीक है। सो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पहले जैसे बता दिया कि इसमें कई लाख वर्ष जो है वो लग जाते हैं बनने में, इसलिए इसको हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट रॉक्स और बेड रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। इसको अलग से भी नोट किया जा सकता है, जैसे नंबर 1 में हम पेरेंट रॉक्स कर दें, नंबर 2 में क्लाइमेट कर दें, नंबर 3 में वेजिटेशन कर दें और नंबर 4 में अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये अलग अलग फैक्टर हैं जो सब मिलकर के मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये समय के साथ होने वाले परिवर्तन हैं जिसमें कुछ योगदान जो है वो मानव समुदाय की तरफ से रहता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मृदा का जो वर्गीकरण हमारे पास है वो हम लोग इसके कलर के आधार पर, थिकनेस के आधार पर, टेक्सचर क्या है उसके आधार पर, एज उसका उम्र कितना है इसके आधार पर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी रासायनिक और भौतिक जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। ये आपको नीचे दिखाया गया है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो मृदा है वो आता है एलुअल सॉइल, ठीक है। ये इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान जो है वो इस जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। 3 महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम हमारे पास है, नंबर 1 द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, गंगेटिक रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये 3 हिमालयी नदी तंत्र क्या करते हैं कि कई लाख कई करोड़ टन मिट्टी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र से बहा करके उसको मैदानी क्षेत्रों की तरफ भेजते हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों में इसका निक्षेपण जो है वो हो जाता है। भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान में, गुजरात में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ठीक है। पर्टिकुलरली हमारे पास जो डेल्टाई रीजन है महानदी का, गोदावरी का और कृष्णा का और कावेरी का, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। एलुअल सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ओके। और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल जो है वो मानी जाती है। इसको हम लोग
विभाजित करते हैं दो भागों में, एक ओल्ड एलुअल सॉइल है, एक न्यू एलुअल सॉइल है। ठीक है, आपने ध्यान ये रखना है कि यहां पर जो हमारे पास ओल्ड एलुअल सॉइल है, यहां पर आपने ध्यान रखना है, दिस इज द ओल्ड एलुअल सॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं भांगर। क्या बोलते हैं इसको? बांगर जो है, ये इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। क्या है ये? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसमें कुछ कंकड़ जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं उसको? खादर बोलते हैं। ओके, अब इसमें अंतर क्या हो गया? पहला अंतर ये हो गया कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो खादर हो गया, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर कहलाई जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? खादर जो है वो नदी के नजदीकवर्ती क्षेत्र में पाई जाएगी, इट इज वेरी क्लोज टू द रिवर। ठीक है, और ये बांगर जो है वो नदी के थोड़ा सा दूरवर्ती क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, नंबर 3 में आपने ध्यान रखना है कि दोनों ही प्रकार की मिट्टियां जो हैं, ये जलोढ़ की है और जलोढ़ मिट्टी की है, और दोनों ही उपजाऊ है। लेकिन जब हम लोग अंतर की बात करते हैं तो खादर मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ है, और बांगर जो मिट्टी है वो खादर से कम उपजाऊ है। ठीक है, उपजाऊ है ये, बांगर भी उतना ही उपजाऊ है लेकिन खादर से कम है। तो ये 3 अंतर जो है वो आपने ध्यान में रखने हैं। बांगर मिट्टी नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और इसकी उत्पादकता जो है वो खादर से कम है। ठीक है, खादर मिट्टी नदी के नजदीकवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, ये नई जलोढ़ मिट्टी है और बांगर से अधिक उपजाऊ है। ठीक है, एलुअल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, ये दोनों इसलिए लिखा है नीचे कि ये मिट्टियां बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, इनमें पोटास, फिर उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ठीक है, ये अधिक मात्रा में पाए जाते। किसके लिए ये हमारे पास यूजफुल है? आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर अगर आप देखेंगे तो चावल की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, ठीक है, अन्य अनाजों के लिए और दालों के उत्पादन के लिए, शुगर केन के लिए जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ ये मिट्टियां मानी जाती हैं। ओके, एलुअल सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ, ये हमने कर लिया अभी, दिस इज द टाइप्स ऑफ एलुअल सॉइल। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, और भी आप इमेजेस जो हैं वो नेट के माध्यम से देख सकते हैं। एक इमेज है जलोढ़ मिट्टी का। दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, इसको रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इसका climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of a black soil। पहले आई थिंक हमने एक जगह डिस्कस किया था कि जब वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के निर्माण के समय, उस समय जितना लावा बह करके निकल गया, ठीक है, ये बाद में जाकर के इसका जो अपर पार्ट है वो काली मृदा में परिवर्तित हो गया, एकदम डार्क ब्लैक सॉइल है। ठीक है, और किसके लिए आइडियल है? इट इज आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ठीक है, इसको इसलिए कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, ये डक्कन ट्रैप में दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डक्कन ट्रैप रीजन। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी जो डक्कन प्लेटू है उसमें ये पाई जाती है, जिन जिन क्षेत्रों में लावा का फ्लो जो है वो अधिक हुआ है। ये आपने इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, इसको आपने नोट भी कर लेना है। ब्लैक सॉइल कवर्स विच एरियाज? ठीक है, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गोदावरी और कृष्णा वैलीज के जो क्षेत्र हैं उनमें भी ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, इज इट क्लियर? ब्लैक सॉइल्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ठीक है, क्लेई मटेरियल से बना होता है।
इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम जो है वो अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, बहुत स्टिकी है और अगर इसमें पानी की मात्रा अधिक डाल दी जाए तो काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसका देखिए प्रकृति की तरफ से जितनी चीजें बनाई गई हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो जितना भी पठारी प्रदेश का क्षेत्र है उसमें बारिश कम होती है, और कम होती है तो इस मिट्टी की विशेषता यह है कि नमी को एक लंबे समय तक अपने पास संजो करके रख सकती है। ठीक है, सो इसमें उत्पादन की क्षमता अधिक बनी रहती है। ये आपके पास इमेज है ब्लैक सॉइल का। इसके बाद आता है रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल जो है वो रेडिश कलर की होती है और इसमें आयरन का जो क्रिस्टल्स है वो और मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो क्रिस्टल्स है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, तो इसलिए इसको येलो और रेड सॉइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटो। ये ईस्टर्न पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में दक्कन प्लेटो को अधिक पाया जाता है। स्टेट्स में अगर आप देखें तो इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलोंग द पेडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में भी रेड और येलो सॉइल जो है पाया जाता है। ठीक है, दिस यू कैन सी। इस क्षेत्र में अधिकांशतः आप एक और चीज देखेंगे कि ये माइनिंग के लिए बहुत अधिक फेमस हैं। लेटराइट सॉइल जो है वो अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ठीक है, ये कहाँ डेवलप हो जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है। ठीक है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, इसमें बहुत अधिक मात्रा में दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ओके, इसका जो एसिडिक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्रॉपर्टी है वो लगभग 6 है इन नेचर एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो लेस देन है और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो प्लांट्स में रहती है। कहाँ पाई जाती है? सदर्न मोस्ट स्टेट्स में यह ज्यादातर पाई जाती है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, ये किसके लिए फेवरेबल है? डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट के लिए फेवरेबल है। इट सपोर्ट्स दैट बट इट इज वेरी पुअर इन ह्यूमस। ठीक है, किसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है? इट इज द बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ग्रोइंग टी एंड कॉफी। ओके, ये आपके पास लेटरेट सॉइल का इमेज है। उसके बाद आती है कुछ आर्द्र मिट्टियां हैं, रेड टू ब्राउन इन कलर। ठीक है, सैंडी टेक्सचर है इसका और सैलाइन इन नेचर। ये कहाँ पर? इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ठीक है, इसमें सॉल्ट का जो कंटेंट है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसको कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, वेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इट इज मोर, द सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ठीक है, ऐसा हम कोस्टल एरिया में सॉल्ट पैन्स के माध्यम से करते हैं। इसमें भी एरिड सॉइल में भी जो है ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसका जो लोअर हॉरिजन लेयर है जो जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कंकर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम कंटेंट की कमी के कारण होता है। ओके, द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। आंतरिक भाग में पानी का जो समायोजन है उसमें कमी आती है। ये आपके पास एक इमेज है। अधिक वनस्पति जो है इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल जो है ये हिली, पर्वतीय और इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में अधिक मात्रा में पाई जाती है।
फॉरेस्ट सॉइल जो है वो स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं हिमालय के, उनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसमें लो ह्यूमस कंटेंट जो है वो अधिक रहता है और ये मिट्टी जो है फर्टाइल फॉर एनुअल फैंस। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि कुछ क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे पास ऐसे क्षेत्र बीच बीच में आते हैं जहां 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो मैदानी भाग हो जाता है। ये एक ढाल वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है वो कम मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण इसमें रहता है और ये पर्वतों के एकदम फुट स्टेप रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वेरी क्लोज टू द फुट स्टेप रीजन ऑफ हिमालयस और अदर माउंटेनियस ranges. ठीक है, that's why it is called forest type of soil. So it is very, or we can say that highly fertile in that limited or the restricted areas. Major soil types in India, इसमें आप देखेंगे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो गया एंड सम पार्ट्स ऑफ दिस अरुणाचल प्रदेश। इज इट क्लियर? उसके बाद एलुअल सॉइल आ गया। एलुअल सॉइल में आपके पास ये जो पूरा का पूरा कलर है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया आ गया, गुजरात का कुछ हिस्सा आ गया। ठीक है, अरावली रेंजेस का जो पश्चिमी हिस्सा, सॉरी पूर्वी हिस्सा है वो इसमें कुछ सम्मिलित हो गया। वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरियाज यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो है वो एलुअल सॉइल आ गया। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल में जो आपके पास जो ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, कुछ हिस्सा आसाम का, ये सब इसमें सम्मिलित है। दिस यू कैन सी। ओके, उसके बाद ब्लैक सॉइल में ये अंदर वाला जो हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ये ब्लैक सॉइल में आ गया। लेटराइट सॉइल, दिस वन इज द लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये पैचीज में, एक पैची इधर है, एक पैची यहाँ पर आपको दिखाई देता है, एक पैची यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है लेटराइट टाइप ऑफ soil. This one laterite, this one laterite. Okay, arid type of soil, this one, this is the arid type of soil. ठीक है, कैक्टस के लिए फेमस है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन एक बड़ी गंभीर समस्या है और इसका हम लोग संरक्षण जो है वो कैसे करें। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये अपरदन होता कैसे है, मीन्स मिट्टी का अपरदन जो है वो किस कारण से हो सकता है। सबसे पहला कारण है, ये प्राकृतिक नहीं है, मानवीय जितनी गतिविधियां हैं जो हमने मानव विकास के लिए या उसको अधिक ऊंचाइयां देने के लिए सुनिश्चित की है। ठीक है, सो इसमें जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है उसमें कहीं ना कहीं जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्टिविटीज में शामिल हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओवरग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। ठीक है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जो है ये सबसे बड़े कारण है और सबसे इसमें भी दूसरा कारण ये है कि हम लोग जहां हमने माइनिंग कर ली है, जो साइट हमारे पास बच जाती है उस साइट का हम लोग प्रबंधन जो है वो नहीं कर पाते हैं। ओके, ये एक बड़ा कारण है। कुछ नेचुरल फोर्सेस है लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, ये 3 एजेंट हैं। ठीक है, ये तीनों एजेंट क्या करते हैं, जो बहती हुई हवाएं हैं, ग्लेशियर है और पानी है, ये बहुत धीमी गति से लेकिन निरंतरता के साथ जो है वो मृदा का अपरदन करते रहते हैं। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन में यहाँ आप देखेंगे तो ये बहता हुआ पानी है जिसने मिट्टी को पूरा का पूरा जो है यहाँ पर काट दिया है, इसको बहा दिया है। ठीक है, ये गली इरोजन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा नाली बन गई है, ये पूरे का पूरा जो है वो नाली बन गई, यहाँ से निकल करके यहाँ पर पानी का विस्तार जो है वो फैलाव जो है वो हुआ है और इसके साथ जो मिट्टी यहाँ से निकल गया वो इस क्षेत्र में आकर के निक्षेपित हो गया। ठीक है, और कुछ कारण हो सकते हैं जैसे रनिंग वाटर हो गया। ठीक है, हम लोग थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। ठीक है, ये गली इरोजन हो गया। उसके अतिरिक्त लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इट इज नोन एज बैड लैंड। कुछ भूमि ऐसी है जो
कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो गया, अयोग्य घोषित हो गया, ठीक है, या हमने नदी किनारे हैं या वहां पानी का बहाव हो गया, किसी दूसरा कोई संस्थान स्थापित हो गया जिसके पास जाकर के हम लोग कृषि नहीं कर पाए, या समझिए किसी एक क्षेत्र में जाकर के कोई ऐसी संस्था हमने बना दी जिसके नज़दीक जो है समीप में मानवीय प्रवेश जो है वो वर्जित है, तो ऐसी जो एरिया है हमारे पास, क्षेत्र है जिसमें हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये धीरे धीरे जो है वो अगर उस संस्थान के अधीन भी नहीं है तो ये बैड लैंड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा एक टॉप सॉइल जो सीट है वो स्लोप के साथ अधिक पानी के कारण जो है वो बह जाता है, तो इसको हम लोग सीट इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीट इरोजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर की एक परत जो है वो आसानी से समझने के लिए ऊपर की एक परत जो है वो निकल जाएगी। विंड फ्लोस लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। मिट्टी के साथ जब चलती है, हवा जब चलती है तो उसको हम लोग पवन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पवन कहते हैं। और ये पवनें जो हैं ये पूरा का पूरा फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, ठीक है, वो हवा को मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े लार्ज स्केल में लेकर के जाती है, जिसको हम लोग विंड इरोजन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या उपाय जो है वो हम कर सकते हैं। सो पहला उपाय क्या है कि जब हम लोग मृदा अपरदन की बात करें तो कहीं ना कहीं मानवीय गतिविधियां जो हैं वो उसके लिए सहायक सिद्ध हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ हमने जितने उपाय करने हैं ये सभी मानव के द्वारा या माध्यम से ही किए जाएंगे, ठीक है। सो पहला है प्लाइंग अलोंग द कंटूर लाइंस। हम लोग कंटूर लाइंस के माध्यम से के साथ जो है वो खेती करें, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, ठीक है, इसको हम लोग जो पानी का जो बहाव है जो लोलैंड्स की तरफ हो जाता है, स्लोप के साथ चला जाता है, उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड कंटूर प्लॉइंग, ओके। ट्रेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, इससे हम लोग रिस्ट्रिक्ट इरोजन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज। हम लोग सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं, जहां हम लोग छोटे छोटे खेतों के माध्यम से जो है वो सॉइल इरोजन को स्लोप के साथ रोकने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। जब किसी बड़े एक खेत को हम लोग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और कुछ एक क्षेत्र को जो है वो उसको छोड़ देते हैं, देन दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आजू बाजू वाला क्षेत्र जहां हमने ग्रास छोड़ दिया है, ठीक है, सो उससे मृदा अपरदन नहीं होगा। सो खेत का या जमीन का एक हिस्से को हम लोग कल्टीवेट कर लें और कुछ हिस्से को जो है वो खाली छोड़ दें। सो ऐसा हम रोटेशन में करें। किस में करें? ऐसा रोटेशन में करें। सो रोटेशन में करने से क्या हो जाएगा कि इससे हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो करने में सक्षम रहेंगे और मृदा का अपरदन रुक जाएगा। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर हेल्प्स, ठीक है, इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। खासकर ये एक शेल्टर बेल्ट्स हम लोग लगाएं, और इसकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पश्चिमी भारत में सबसे अधिक है, जिससे हम लोग मरुस्थल का जो विस्तार है उसको हम रोकने में सक्षम हो सकें। एक और कंसेप्ट इसी से संबंधित है, दैट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हम लोग जो करें, जो काम हम करें या संसाधन हम उपयोग में लाएं, ठीक है, सो हम लोग उतने ही संसाधन उपयोग में लाएं जितनी हमारी आवश्यकताएं हों। आज का जो मानव समुदाय है, समाज है, सभ्य समाज है, उसको ये समझने की जरूरत है कि उसके लिए जितने संसाधन प्रकृति ने दिए हैं वो अपना हिस्सा यूज करे। उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो आने वाली पीढ़ियों का भी हिस्सा जो है वो
भाग जो है उसका उपभोग वो सुनिश्चित करें। इसका डिमेरिट क्या हो जाएगा कि हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन हो सकता है ना बचे। करेक्ट। तो हम लोग सस्टेन करना है। इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सोसाइटीज, दैट वी हैव टू सस्टेन द थिंग्स। ठीक है, वी आर रिसोर्सेज आर देयर टू फुलफिल आवर नीड्स। रिसोर्सेज आर नॉट गिफ्टेड बाय द नेचर टू फुलफिल आवर ग्रेड। ठीक है, हमारे लालच जो तृष्णा है उसको उपभोग शांत करने के लिए संसाधन नहीं है। संसाधन हमारे पास दिए हैं प्रकृति ने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसी संदर्भ में 1992 में एक फर्स्ट अर्थ समिट हो गया ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आई कि सभी देशों ने, जितने भी उनके शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात की। उन्होंने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे ग्लोबल लेवल में हमने करना है उसके बारे में बातचीत किया। और एक डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसके ऊपर किया गया। ठीक है, जिसको रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फर्स्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे, उन्होंने जिन बातों पर गौर चर्चा किया, जिस डिक्लेरेशन को उन्होंने मान्यता दी, ठीक है, और क्या करना है। सो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर काम करना है। और किस लिए करना है, ये हम लोग फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में हम सतत पोषणीय विकास पर बल देना है, उसको हमने हासिल करना है। ठीक है, इसके लिए एक पूरा कार्यक्रम बनाया गया जिसको हम लोग एजेंडा 21 कहते हैं। ठीक है, सो 1 मार्क के लिए कभी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज एजेंडा 21? It is the declaration signed by world leader in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं हम इसको, UNCED। ये एक सामूहिक घोषणा है जो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील के एक शहर में आयोजित प्रथम अर्थ सम्मेलन में विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत की गई। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि वो एक वैश्विक स्तर पर सतत पोषणीय विकास का जो लक्ष्य है उसको हासिल करेगा। ओके, इसमें और भी कुछ सब पॉइंट्स थे, जैसे एनवायरमेंटल डैमेज को रिकवर करना है, वो नहीं होना है, उससे पूरा विश्व जो है वो एक साथ एजेंडा बनाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। पॉवर्टी, गरीबी से लड़ना है, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, एक और मेजर ऑब्जेक्ट था, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ये पूरी विश्व की सरकारों को, जितने भी देश उसमें शामिल थे, कुछ देश बाद में शामिल हुए, ठीक है, सबके लिए एक लक्ष्य दिया गया था कि अपने अपने स्थानीय स्तर पर जो है एक जाकर के एक एजेंडा 21 बनाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अपने अपने क्षेत्रों में, राष्ट्रों में जाकर के करें। ठीक है, ये एजेंडा 21 था। ओके, सो इस तरह से चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है, इसका चैप्टर 1 और इसका नोट्स जो हैं और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको बाद में शेयर कर दिए जाएंगे।